जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई फिर से आज प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि बैकग्राउंड से एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि आज की जो अपनी क्लास है सर, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस बायोलॉजी की मैराथन क्लास है। साइंस बायोलॉजी की सर मैराथन क्लास है। आज की जो अपनी क्लास है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए साइंस बायोलॉजी की मैराथन की क्लास है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग रेणु जी, नेचर ब्लॉग जी, सुचि जी, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, खुशबू उमर जी, प्रभाकर जी, स्वागत है भाई आप सभी का। स्वागत है भाई आप सभी का। चलिए भाई, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 3 नया बैच चल रहा है भाई। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए, जिसे नया तो नहीं बोल सकते हैं, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। न्यू बैच अब स्टार्ट हुआ है एक और सेकेंड है एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए। थर्ड बैच है आपका एमपीटेट वर्क टू मेंस के लिए। तो जो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमपीटेट की कर रहे हैं, क्योंकि ये आगामी एग्जाम है, होने वाले हैं, तो भाई जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें केमिस्ट्री आपको महेश सर, बायोलॉजी आपके आकाश सर और फिजिक्स आपके हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग जानकी जी, गुड मॉर्निंग उमा जी। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई टीचर्स एकेडमी ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जो कि है सर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के एग्जाम के लिए है, जिसकी वैलिडिटी है सर 6 मंथ। वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी है 6 मंथ, जिसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जो यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो इससे रिलेटेड जिनको जानकारी लेनी है, इस बैच से रिलेटेड, वो 9692895237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके भाई इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। डन करिए, एक बार क्लास को शुरू किया जाए भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। यहां पर आपसे बोल रहा है सर जेड इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेड करके कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर, प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स विच एड इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में मदद करता है फूड के। व्हाट इज जेड? जेड क्या होगा सर, बताइए। जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? जेड बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंजाई है, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज भाई बताइएगा भाई। जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। जानकी जी, उमा जी, सोमनाथ जी, सुचि जी, खुशबू जी, सबका जवाब आ रहा है सर ए। चलिए भाई जवाब आ रहा है ए, मतलब सर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम भी तो बता दीजिए सर। मानते हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं भाई। तो बैक्टीरिया होगा कौन सा सर? अगर एग्जाम्पल की बात की जाए सर, बैक्टीरिया कौन सा होगा? कोई जवाब देगा भाई? कौन सा बैक्टीरिया होगा बताइएगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा भाई? तो आप लोग बोलेंगे सर अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया आपका सोल मेंबर होता है। बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है सर, मेन मेंबर होता है। और यहां बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा सर इशरिचिया कोलाई, जिसे हम लोग ई कोलाई बोलते हैं। जिसे सर हम लोग ई कोलाई, बहुत बढ़िया, ई कोलाई। जवाब ई कोलाई करके भी आया है और बड़ी अच्छी बात है भाई, ई कोलाई बोलते हैं सर।
वायरस क्या होते हैं सर? आप बोलेंगे सर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं सर, होस्ट की बॉडी पर टोटल डिपेंड करते हैं और बॉडी के बाहर होते हैं जब होस्ट के, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। एल्गी की बात कर लें सर, ये फोटोसिंथेटिक होगा या ऑटोट्रॉपिक नेचर का होगा भाई? ये फोटोसिंथेटिक होगा या ऑटोट्रॉपिक नेचर का होगा, खुद का फूड बना पाएगा। और फंजाई की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं या सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग उमा जी। तो जवाब आप लोगों के सबके सुंदर आए भाई, अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। बताइएगा सवाल में विजिबिलिटी है या नहीं, क्वेश्चन में विजिबिलिटी है या नहीं सर? क्वेश्चन विजिबल है ना? बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। हाँ सवाल तो दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, सवाल अच्छे से दिख रहा है। यहां पर जवाब दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सर, देयर आर मेनी स्टेप इन्वॉल्व इन द मेकिंग वूल फ्रॉम शीप। भेड़ से ऊन बनाने के लिए ढेर सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो ये करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है स्टेप का, बताइएगा। ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा था इसलिए छोटा करना पड़ा, फोंट को छोटा करना पड़ गया है। ये सवाल थोड़ा सा भाई बड़ा है ना, तो स्क्रीन पर आता ना, पूरे के पूरे पेज पर ना आता, इसलिए छोटा हुआ है। एक सवाल में एडजस्ट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं, दिखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ छोटा दिख रहा है, हम भी अपने फोन में देख पा रहे हैं कि छोटा दिख रहा है, बट अगर आप चाहेंगे तो 360 पर ये मैनेज हो जाएगा, 360 पर। यहां पर जवाब दीजिए भाई। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन लिखा है सर, ऊन की कटाई होगी, सीयरिंग होगी, ठीक है। अभिमार्जन होगा, मतलब ऊन काटने, सॉरी, उसके बाद ऊन काटने के बाद उसको धुला जाएगा, देन उसकी छटाई होगी सर, देन रंगाई होगी, लपेट कर धागा बनाया जाएगा, देन बुनाई होगी। सेकेंड वाले को पढ़ लेते हैं। पहले ही धुलने की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। पहले छटाई की बात नहीं हो सकती, पहले तो कटाई होगी। यहां पर अगर डी वाले में पढ़े तो पहले उनकी कटाई हुई, देन अभिमार्जन हुआ, फिर रंगाई। नहीं भाई, रंगाई पहले नहीं करते हैं, उसके बाद छटाई होगी तब रंगाई होगी। ये भी एनसीईआरटी का ही मैटर है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट आ रहा है सर, वो है ए वाला। सबसे पहले भेड़ से क्या करेंगे, ऊन की कटाई करेंगे, देन उसको साफ करेंगे, अभिमार्जन करेंगे, देन उसकी छटाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, देन उसे क्या करेंगे, डाई करेंगे, रंगाई करेंगे, उसके बाद उसका क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे लपेटकर, देन बुनाई होगी, देन बुनाई होगी सर। ये यूपी टीजीटी के लिए काम नहीं आएगा, मैंने पहले बताया। आप जैसे बीपीएससी देते हैं, दिल्ली ट्रिपल एसबी देते हैं, केवीएस देते हैं, एनवीएस देते हैं, जहां पर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है एग्जाम, ये वहां के लिए, यूपी टीजीटी का सिलेबस नहीं है। मैं पहले ही इसे क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि ये वाला सवाल यूपी टीजीटी के लिए नहीं है भाई, ठीक। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, ये वाला सवाल यूपी टीजीटी के लिए नहीं है। चलिए यहां पर आंसर आपका बनेगा ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ टाइप ऑफ ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट। इधर दिया गया है आर्म एंड शोल्डर, यहां पर सर लिखा गया है आर्म एंड शोल्डर, ठीक है। यहां पर सर लिखा गया है आर्म एंड शोल्डर, इसे यहां पर मिटा देते हैं, लिखा गया है आर्म एंड शोल्डर। चलिए मैच कराइए और जवाब दीजिए सर, मैचिंग कराइए और जवाब दीजिए, मैच कराइए और जवाब दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए तो आप बोलेंगे सर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपको शोल्डर और हिप ज्वाइंट में देखने को मिलता है, तो ये वाला तो मैच कर गया पहले से ही, ए वाला फर्स्ट से मैच कर गया। पाइवोट ज्वाइंट की बात की जाए सर, तो ये नेक ज्वाइंट गर्दन में देखने को मिलेगा। हिंज ज्वाइंट के लिए मैं एक ट्रिक बताया था हाई, जो कि एल्बो और आपका क्या हो जाएगा, नी ज्वाइंट में। यहां पर एल्बो के साथ नी भी हो सकता है भाई, नी ज्वाइंट भी हो सकता है। और फिक्स ज्वाइंट की अगर बात करें सर, तो ये आपके क्रेनियम मतलब ब्रेन के रीजन में देखने को मिलता है, और जॉ बोन में देखने को आपको मिलेगा फिक्स ज्वाइंट। तो अगर यहां पर सर हम इसे मैच करा के देखें, तो ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है, एंड डी का सेकेंड है। तो आंसर आपको ए
दिख रहा होगा, आंसर आपको दिख रहा होगा सर ए, आंसर आपको ए मिल रहा होगा। बहुत बढ़िया, ए जवाब आ भी रहा है भाई, सबका जवाब ए आ रहा है, ए जवाब आ भी रहा है, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट दो जगह देखने को मिलते हैं, एक शोल्डर ज्वाइंट में, हिप ज्वाइंट में, ठीक। पाइवोट ज्वाइंट आपका नेक गर्दन के रीजन में देखने को मिलेगा। हिंज ज्वाइंट में आप एल्बो और नी आंसर कर सकते हैं। फिक्स ज्वाइंट में आपको जॉ देखने को मिलेगा, जॉ बोन, और यहां पर सुचर मतलब क्रेनियम में भी फिक्स ज्वाइंट देखने को मिलता है। हम लोग अपनी खोपड़ी की हड्डी को हिला डुला नहीं सकते हैं सर, वो फिक्स होता है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर भाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर सवाल को देखते हैं सर हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अरे रिवीजन हो जाएगा बायोलॉजी का जी, बिल्कुल। देखिए दो चार सवाल ऐसे होंगे, क्योंकि एनवीएस, केवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी या बीपीएससी के अगर सिलेबस की बात करें तो वो प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं भाई ना कि वो एनसीईआरटी बेस्ड प्योरली मिलेंगे आपको, तो बहुत दिक्कत नहीं है, रिवाइज आपका होगा, अच्छे ढंग से होगा। सर स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट 9 10 बीपीएससी दे सकते हैं 6 to 8 में? नहीं दे सकते। इसका भी मुझे रश्मि जी प्रॉपर आइडिया नहीं है, मैं इस पर अलग से वीडियो अगर चाहूंगा तो बना दूंगा मैं। अभी यहां पर ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथे नंबर सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं इसको अभी लास्ट में क्लियर करके बता दूंगा रश्मि जी, परेशान मत होइए। चौथे नंबर में कौन सा सवाल, कौन सा जवाब सही है भाई, बताइए। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 क्रोमोसोम। आप बोलेंगे नहीं सर, एक क्रोमोसोम नहीं होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग है तो 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा सर, जिसमें 22 आपका ऑटोसोम होगा, 22 ऑटोसोम होगा, और सर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि बात हो रही है सर एग की, बात हो रही है एग की, तो यहां पर 22 ऑटोसोम होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा जो एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ए वाला तो आपका गया भाई। अनफर्टिलाइज एग हैज 23 पेयर्स, पेयर्स नहीं होगा भाई, 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक। अनफर्टिलाइज एग हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी वाले में मैंने पहले ही बता दिया है कि यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, क्योंकि अनफर्टिलाइज एग का मतलब क्या है कि ऊगोनिया से एग का फॉर्मेशन हुआ, मतलब 2n कंडीशन से ये n कंडीशन में आया, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, मतलब 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। अनफर्टिलाइज एग हैज 22 क्रोमोसोम, यहां पर भी 22 नहीं 23 होना चाहिए भाई, 23 होना चाहिए। तो आंसर आपका बनेगा सी, आंसर आपका बनेगा सी। देखिए ध्यान से, आपसे बोल क्या रहा है, जब भी भाई ऊगोनिया है, ऊगोनिया 2n कंडीशन है सर, मियोसिस हुई, मियोसिस हुई, यहां पर ओवम बना आपका, यहां पर सर ओवम बना, एन कंडीशन है, तो अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम थे तो यहां 23 होंगे सर, यहां पर 44 ऑटोसोम थे प्लस एक्स एक्स कंडीशन देखने को मिले थी, तो यहां पर सर 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स कंडीशन देखने को मिलेगी, यही कंडीशन तो देखने को मिलेगी सर। तो आंसर तो यहां आपका बनेगा द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं। अगला सवाल लेते हैं सर, 5 नंबर क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ डाटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज, बताइए। संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है। ग्रीन डाटा बुक में है, ब्राउन डाटा बुक में है, रेड डाटा बुक में है, व्हाइट डाटा बुक में है, नन ऑफ दीज। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने भाई, जवाब दीजिए। 5 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल निकिता जी, बिल्कुल। हमने शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बता दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है, मियोसिस होने के बाद हाफ होता है क्रोमोसोम नंबर, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आंसर सबका आ रहा है सर सी, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, बिल्कुल भाई। अब आप लोग जवाब दीजिए किसे पब्लिश कौन करता है। रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाई, पब्लिश्ड बाई, रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाई, बताइएगा। रेड डाटा बुक को पब्लिश कौन कराता है भाई, कौन पब्लिश करता है। रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय, पब्लिश इसे कौन करता है, जवाब दीजिए। पब्लिश, पब्लिश कौन करेगा भाई,
बहुत बढ़िया। हाँ, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड साइबेरियन क्रेन, जी बिल्कुल। आयुषियन, बहुत बढ़िया। आयुषियन का फुल फॉर्म भी बताइए भाई, आयुषियन का फुल फॉर्म बताइए। आयुषियन का फुल फॉर्म ये आप लोग ही बताएंगे, रिवीजन की क्लास है भाई। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, फॉर कंजर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आयुषियन का फुल फॉर्म होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं भाई। अगला सवाल, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सर, यक्स इज अ विटामिन, एक्स इज अ विटामिन विच इज फैट सॉल्युबल। यक्स कोई विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है सर, और अपने को पता है कि 4 ही फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए डी ई के, ठीक। एंड हेल्प इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी, जो कि स्किन और आई को हेल्दी बना के रखता है सर। और यहां पर वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम, और एक वाई क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड आइटम रिच इन, रिच इन दिस विटामिन, जो कि इस विटामिन में रिच है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है, अब सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। यक्स और वाई को पहचानिए, यक्स और वाई को पहचानना है भाई कि यक्स कौन होगा, वाई कौन होगा। अगर सर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है तो एडीईके की बात होगी सर, एडीईके की बात होगी, ठीक है। हम लोग ढूंढते हैं सर, यहां पर ए भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, चलिए यहां तक तो ठीक है, समझते हैं। आई के लिए सर क्या है, आई के लिए वो क्या कर रहा है, आई को हेल्दी कर रहा है, स्किन को हेल्दी कर रहा है, इसका मतलब विटामिन ए है। कौन होगा, विटामिन ए है। तो हम लोग बी और डी को कर लेंगे क्या, टिक, और ए और सी को हटा देंगे भाई, विटामिन डी का रोल खत्म। सिट्रस फ्रूट से विटामिन ए मिलता है कि येलो फ्रूट से, आप बोलेंगे सर सिट्रस फ्रूट से तो विटामिन सी मिलता है, तो यहां पर हम लिखेंगे येलो फ्रूट और आंसर करेंगे सर डी वाला। सिट्रस फ्रूट से विटामिन सी मिलेगा, यहां पर विटामिन सी मिलेगा भाई। येलो फ्रूट का मतलब क्या है सर, आप कहेंगे सर पपाया, पपीता, कैरेट भी हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा सर, यहां से विटामिन ए देखने को मिलेगा, तो आंसर तो आपका डी होगा भाई, आंसर तो आपका डी होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा सर, डी हो जाएगा। बी वाला कैंसिल किस लिए हुआ, क्योंकि सिट्रस फ्रूट से सर हमको विटामिन सी देखने को मिलेगा, विटामिन सी देखने को वहां से मिलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, माइकोप्लाज्मा, 7 नंबर क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, नन ऑफ दिस। माइकोप्लाज्मा किस जगत से भाई ये संबंध रखता है, संबंधित है, बताइए, बताइए भाई। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। जवाब आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, मैंगो भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। स्किन के लिए विटामिन ए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ई भी होता है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है यहां पर। बहुत बढ़िया, मोनेरा, जोकर ऑफ द, हाँ चलिए यहां पर देखते हैं, आंसर होगा मोनेरा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये क्या है भाई, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है सर, जिसे हम लोग पीपी येलो बोलते हैं, मतलब सर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और क्या है सर, आप बोलेंगे सर ये सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, हम यहां पर लिख लेंगे कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर सरवाइव कर सकता है। और क्या है सर, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहां पर सेल वॉल सर एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल नहीं है सर तो यहां पेनिसिलिन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहां सर पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं होगा।
पेनिसिलिन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि सेल वॉल को ही पेनिसिलिन नष्ट करता है और भाई साहब के पास सेल वॉल ही नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो नष्ट किसे करेगा, तो पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं होगा। और यहां पर एक स्टेटमेंट क्या जोड़ा जा सकता है सर, आप बोलेंगे सर यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसे बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म देखा जाए तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम अब हम इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसे मोनेरा में रख दिया गया है, तो प्लांट किंगडम का जोकर नहीं होगा, जोकर होगा सर माइक्रोबायोलॉजी का, जोकर होगा सर माइक्रोबायोलॉजी का। बहुत बढ़िया, जोकर होगा ये माइक्रोबायोलॉजी का, बहुत बढ़िया। हाँ, टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो इसे बोलेंगे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चीजें क्लियर भाई, ठीक। अगर मोनेरा की एग्जांपल्स की बात करें कि मोनेरा में कौन कौन रखे गए हैं, तो आप बोलेंगे सर मोनेरा में एक बैक्टीरिया रखा गया है, सेकेंड सर पीपीएलओ रखा गया है, सर आर्की बैक्टीरिया रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया रखा गया है जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया है। और किसे रखा गया है सर, आप बोलेंगे सर यहां पर रिकेटसिया को रखा गया है। और क्या हो जाएगा, तो यहां पर सर बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। तो मोनेरा के ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सर मोनेरा के, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मोनेरा के। हाँ, इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, प्लांट किंगडम बुक में लिखा रहता है, बट भाई हमने इसे किंगडम मोनेरा में डाल दिया है, प्लांट किंगडम से उठा के बाहर फेंक दिया है, तो ये वहां पर जोकर का काम नहीं करेगा। ठीक है, जोकर का काम करेगा तो माइक्रोबायोलॉजी में करेगा। ठीक, और उसका भी कारण है क्योंकि रूप रंग अपना बदलता रहता है, रूप रंग बदलता रहता है। ठीक, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया भाई, जवाब सबके अच्छे आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल सर, 8th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है, कौन सा वायरस सर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस या रैप्डो वायरस, बताइए कौन सा वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है भाई, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है, बताइए। 8th नंबर क्वेश्चन, 8th का आंसर आ रहा है ए, सबका जवाब ए आ रहा है भाई, रोटा वायरस सबका आ रहा है आंसर। चलिए, जब आप लोगों का आंसर आ रहा है सर रोटा वायरस, तो मान लेते हैं सही है। इन तीनों में क्या होगा सर, इन्फ्लुएंजा, टोस्पो और रैप्डो वायरस में आप बोलेंगे सर यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, यहां पर सर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, यहां पर सर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। और एक सवाल, कहां कहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, आप बोलेंगे सर एक तो रोटा वायरस लिख लिया, ये रियो वायरोडी फैमिली का है, तो रियो वायरस हम यहां पर लिख लेते हैं। और एक सर एग्जांपल वाउंड ट्यूमर वायरस, और सर एक एग्जांपल राइस ड्वार्फ वायरस। तो चाहे राइस ड्वार्फ वायरस की बात की जाए, वाउंड ट्यूमर वायरस की बात की जाए या रियो वायरस की बात की जाए, यहां पर भी सर आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, राइस ड्वार्फ हो गया, वाउंड ट्यूमर हो गया और रियो वायरस हो गया, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलेगा। और रियो वायरोडी फैमिली का ही मेंबर होता है रोटा वायरस रियो वायरोडी फैमिली का ही मेंबर होगा। तो यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप कि ये 3 एग्जांपल हो सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए, बाकी भाई साहब लोग कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा सर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन भाई, द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन, ये सवाल मैं कराया भी हूं, टू रिटेन ग्राम स्टेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल जो होता है वो ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है आफ्टर वॉशिंग विद सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ, बताइए ऐसा क्या प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में कि वो ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है भाई। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं को उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने के गुण किसकी अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है, फॉस्फोलिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकान या फॉस्फोग्लिसराइड या नन ऑफ दीज। इसका जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए, सवाल आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन,
आंसर आ रहा है कुछ लोगों का सी, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का सी और कुछ लोगों का बी आंसर आ रहा है। आंसर यहां पर होगा सर पेप्टाइडोग्लाइकान। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान का कंसंट्रेशन सर ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम होता है, और यही कारण होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकान का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन कर पाता है। ठीक है, ग्राम स्टेन को रिटेन कर पाता है। तो आंसर यहां पर आपका होगा क्या, पेप्टाइडोग्लाइकान होगा। बहुत बढ़िया, पेप्टाइडोग्लाइकान होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला, मोस्ट कॉमन माइक्रोबियांट बताइए भाई, मोस्ट कॉमन माइक्रोबियांट इन लाइकेन बिलोंग टू, लाइकेन के कवकांश संबंधित हैं सामान्यतः से, बताइए भाई। फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। लाइकेन होता क्या है सर, आप बोलेंगे सर लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंजाई। ठीक, एल्गी प्लस फंजाई, इसे बोलते हैं फोटोबायंट, फोटोबायंट, इसी को बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट, और फंजाई वाले पोर्शन को बोलते हैं माइकोबायंट, माइकोबायंट। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन, इसे हम लाइकेन बोलेंगे सर। और मोस्ट कॉमन माइकोबायंट, आपसे ये पूछा है कि मोस्ट कॉमन माइकोबायंट कौन होगा भाई, मोस्ट कॉमन माइकोबायंट कौन होगा, मतलब फंगल कंपोनेंट की बात हो रही है सर, और मोस्ट कॉमन फंगल कंपोनेंट आपका होगा यहां पर, मोस्ट कॉमन फंगल कंपोनेंट यहां पर आपका होगा सर एस्कोमाइसिटीज। क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज मतलब सैक फंजाई, सैक फंजाई सर मोस्ट कॉमन फंगल कंपोनेंट होता है। क्या होगा भैया, सैक फंजाई, सैक फंजाई, क्या होगा, सैक फंजाई या एस्कोमाइसिटीज। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बन जाएगा सी। ठीक, यहां पर इसे फोटोबायंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है एल्गी भाई, फूड बनाएगा। ये भाई साहब क्या करेंगे, फंजाई क्या करेगा, ये एल्गी को प्रोवाइड कर देगा मिनरल और वाटर, दोनों का काम चल जाएगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आंसर आपका क्या बनेगा भाई, आंसर आपका बनेगा सी। अगला सवाल, 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, साइकस के ओव्यूल में कौन सा टिश्यू हैप्लॉइड होता है, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, एंडोस्पर्म, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। जवाब दीजिए भाई, साइकस के ओव्यूल में कौन सा टिश्यू हैप्लॉइड नेचर का होता है सर, कौन सा टिश्यू हैप्लॉइड नेचर का होगा, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल भाई। सबका जवाब आ रहा है सर इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अगर सर न्यूसिलस की बात करें या इंटेगुमेंट की, ये डिप्लॉइड होते हैं, ये भाई साहब भी डिप्लॉइड होते हैं। इंडोस्पर्म सर हैप्लॉइड नेचर का होता है, ये यन कंडीशन को शो कराता है, तो बेशक आंसर आपका बनेगा इंडोस्पर्म। आप मुझे बताइए कि साइकस मेंबर है सर जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होता है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, ये इंडोस्पर्म सर प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है सर। डेजी जी ने जवाब दे दिया है सर बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन के पहले का सर प्रोडक्ट है, और ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है भैया, हैप्लॉइड होता है। बहुत बढ़िया, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। चलिए, यही अगर सर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पर ट्रिप्लॉइड आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का, किसका भाई, डबल फर्टिलाइजेशन का। चलिए अगला सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन, फैमिली इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन इज, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजान्यास क्या होता है, प्लेसेंटेशन बताइए कैरियोफिलेसी फैमिली में।
बताइए भाई, यहां पर प्लेसेंटेशन की बात हो रही है। कैरियोफिलेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन क्या होगा? फ्री सेंट्रल होगा, पेराइटल होगा, बेसल होगा, एक्साइल होगा। सब का एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, एक एक लाइन रिवाइज होना चाहिए। ये चारों के एग्जाम्पल आपको खुद देने हैं, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, एग्जाम्पल आपको देने हैं भैया। गुड मॉर्निंग रजनीश जी, बहुत बढ़िया। स्वाति जी का जवाब आया सर फ्री सेंट्रल, बहुत बढ़िया भाई। आंसर तो सर आपका फ्री सेंट्रल होगा, फ्री सेंट्रल होगा। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें सर, तो डाईएंथस क्या होता है? कैरियोफिलेसी फैमिली का मेंबर होता है। तो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है सर डाईएंथस। एक और एग्जाम्पल दे रखा है सर प्रिमरोज, एक और एग्जाम्पल है प्रिमरोज। पेराइटल कहां देखने को मिलेगा सर? पेराइटल कहां देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर आर्जिमन और मस्टर्ड में। पेराइटल आपको सर आर्जिमन, आर्जिमन मैक्सिकाना एंड मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। आर्जिमन मैक्सिकाना को गांव में बोलते हैं भटकैया। इसमें फ्रूट्स लगे होते हैं, उसका इस्तेमाल कुछ दांत वांत को ठीक करने में गांव में लोग करते हैं। और बेसल प्लेसेंटेशन की बात की जाए सर, तो ये आपका दिखेगा मैरीगोल्ड में, ये आपका दिखेगा सर मैरीगोल्ड में एंड सनफ्लावर में, एंड सनफ्लावर में। मतलब सर सूरजमुखी के पौधे में, फूल में, और क्या है गेंदा का फूल जो होता है वहां पर आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। एक्साइल की बात कर लें सर, तो आप बोलेंगे सर यहां पर टोमेटो, टोमेटो, लेमन और सर चाइना रोज एंड चाइना रोज, यहां पर एक्साइल देखने को मिलेगा। टीएलसी से आप इसे याद रख सकते हैं, टीएलसी से इसे ध्यान रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं, सबके जवाब बढ़िया आ रहे हैं। तो फ्री सेंट्रल आपका डायंथस प्रिमरोज में, आर्जिमन और मस्टर्ड में पेराइटल, बेसल आपका मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में टोमेटो, लेमन और चाइना रोज आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए जी बिल्कुल, अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन। द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी नेरियम स्पीसीज इज। नेरियम में पर्ण विन्यास कैसा होगा भाई, किस प्रकार का होगा बताइए? टिस्टिकस होगा, पेंटास्टिकस होगा, या आपका ऑक्टोस्टिकस होगा, या होरल्ड होगा? नन ऑफ दिस। नेरियम की बात हो रही है भाई। फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, उसी को फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो नेरियम में कैसा फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा? नेरियम में कैसा फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा भाई? फिलोटैक्सी की बात हो रही है, पर्ण विन्यास की बात हो रही है भाई, जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है सबका 13 का डी। अरे भाई आप खुद ही क्लास करोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फेथ तो दिखाना ही होगा टीचर के ऊपर, क्योंकि टीचर अपना 100% डालता है। वो कभी ये नहीं चाहेगा ना, क्योंकि ये ऑनलाइन जगत है, आपको पता है। मैं गड़बड़ी करूंगा तो मेरे साथ भी गड़बड़ होगा, ठीक? तो आप बिल्कुल भरोसा करके मेहनत कर सकते हैं साथ में। हाँ, मेहनत आपको करना है, पाथ हम दिखा सकते हैं, रास्ता हम दिखा सकते हैं। एकदम श्योरिटी के साथ आप अच्छे से जुड़ सकते हो, एकदम अच्छे से भरोसा करके। ठीक, चलिए यहां पर बताइए, जवाब सबका आ रहा है सर सी। बहुत बढ़िया। यहां पर होना चाहिए सर क्या? नेरियम स्पीसीज में ओरल्ड होता है। क्या होता है? ओरल्ड। मैं आपको बताता हूं कि 3 तरीके की फिलोटैक्सी हम लोग पढ़ते हैं सर। एक होता है अल्टरनेट, एक पढ़ते हैं सर अल्टरनेट, सेकंड पढ़ते हैं सर अपोजिट। ध्यान से समझिएगा, सब क्लियर होगा। और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं सर होरल्ड, होरल्ड। अल्टरनेट में होता क्या है सर? मान लेते हैं ये स्टेम है, तो यहां एक नोड से एक ही लीफ राइज होगी और अल्टरनेट मैनर में राइज होगी। एक नोड से सर एक लीफ राइज हो रही है, अल्टरनेट मैनर में राइज हो रही है। अपोजिट में सर एक नोड से 2 लीफ राइज होती हैं, बट अपोजिट एराइज होती हैं। इस तरीके से एराइज होंगी। नोड तो एक है, लीफ एराइज हो रही है यहां पर, बट एक दूसरे के अपोजिट है, इसे अपोजिट बोलेंगे। यहां एक नोड से एक लीफ था अल्टरनेट में, अपोजिट में एक नोड से 2 लीफ राइज हो रही हैं सर, जो कि अपोजिट राइज हो रही हैं। और होरल्ड में सर एक ही नोड से
ढेर सारी लीफ इस तरीके से सर एराइज होती हैं, लगी हुई रहती हैं, इसे होरल्ड कंडीशन बोलते हैं, इसे सर होरल्ड कंडीशन बोलते हैं। तो कराते तो हैं भाई, कंप्लीट ही तो करा रहे हैं, गुलिस्ता बानो जी कंप्लीट ही तो करा रहे हैं। चलिए चलिए भाई, अल्टरनेट की अगर बात करें सर, तो यहां का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर अल्टरनेट का एग्जाम्पल कोई बताए, अपोजिट का एग्जाम्पल बताइए और होरल्ड का एग्जाम्पल बताइए। अल्टरनेट, अपोजिट और होरल्ड का एग्जाम्पल बताइए भैया। आप बोलेंगे सर अल्टरनेट वाला थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप का है, अल्टरनेट वाले ने कर रखी है सर एमएससी, ये पढ़ा लिखा टाइप का है सर, मतलब एम से होगा मस्टर्ड, मस्टर्ड में आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगा। एस से होगा सर सनफ्लावर, एस से होगा सर सनफ्लावर, यहां पर भी आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगा। सी से होगा सर चाइना रोज, सी से होगा चाइना रोज, मतलब मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया और चाइना रोज हो गया, इसमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी। अपोजिट में सर क्या होगा? यहां पर सर आपका ग्वावा होगा, ग्वावा हो जाएगा सर, और यहां पर आपका हो जाएगा कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस हो जाएगा एग्जाम्पल, ग्वावा और कैलोट्रॉपिस एग्जाम्पल हो जाएगा सर। अगर हम लोग होरल्ड की बात करें तो यहां पर सर नेरियम होगा एग्जाम्पल, नेरियम के बाद सर एल्स्टोनिया लिख सकते हैं, एल्स्टोनिया के बाद सर गैलियम भी लिख सकते हैं, और याद करने के लिए सर आप लिख सकते हैं नाग, NAG, नेरियम, एल्स्टोनिया और गैलियम। नाग में आपको होरल्ड फिल्डोटैक्सी देखने को मिलेगी, अपोजिट में आपको ग्वावा और कैलोट्रॉपिस एग्जाम्पल मिलेंगे, और अल्टरनेट में एग्जाम्पल आपका मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज होगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज होगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? हाँ, यहां तक शायद चीजें क्लियर हों। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ, चॉकलेट किसके सीड से प्राप्त होता है बताइए भाई। और ऐसा नहीं है कि एक भी सवाल मैं कहीं से खुद से डिराइव कर रहा हूं, बना रहा हूं, सब आया हुआ सवाल है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, PYQ ही लेकर आता हूं। मेरा सबसे बड़ा फंडा होता है कि विदाउट PYQ कुछ नहीं कराता हूं, नया कराना होता है तो अलग से करा देता हूं, बट ये PYQ ही है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। गुलिस्ता बानो जी, उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहां पर, क्योंकि अगर हम एक सवाल पर 10 से 15 मिनट खर्च करेंगे तो हम 1 घंटे 2 घंटे में सिर्फ 10-15 सवाल करा पाएंगे, और हमको प्रैक्टिस करनी होती है 40 से 50 सवाल की। तो मतलब परेशान मत होइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ने से ज्यादा डिस्टर्ब करने पर आपका क्या है, जो वो ध्यान आपका है उस पर, आप पहले सवाल तो सॉल्व करो, और पूरा डिटेल्ड पढ़ना है तो बैच आपको लेना पड़ेगा, बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, स्वाति जी ने बता भी दिया है। यहां पर बताइए चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ, जवाब आपका होगा सर थियोब्रोमा काकाओ, बहुत बढ़िया, आंसर आपका होगा बी। इरिथ्रोजाइलम कोका से क्या मिलता है? आप बोलेंगे सर कोकेन, यहां से सर कोकेन फॉर्म्ड होता है। ठीक, कोला न्यूट्रिडा ये क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवर को ठीक करने के लिए बेवरेज इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक, कैथा इडुलिस की बात करें सर यहाँ पर, तो ये सीडेटिव, यहाँ से सीडेटिव मिलते हैं, ये सीडेटिव बिहेवियर अपना शो कराता है, सीडेटिव रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर आपका होगा बी। जी बिल्कुल, पहले फोकस तो करिए ना, दिमाग इधर उधर लगाने से बेहतर है कि पढ़ने पर फोकस करिए। लास्ट में 10 मिनट दूंगा, जिसको जो भी बोलना है आप बोलिए, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, बट ना तो अपना समय नष्ट करिए ना मेरा करिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, एग्जाम सर पे है। अगर यूपी टीजीटी बीच में होता है तो ऐसा थोड़ी है कि ये काम नहीं करेगा, वहां पर भी काम करेगा, बट आपको करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, बेस्ट पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं वो बात की बात होती है, बट अपने को करना क्या है, अभी यहां पर फोकस्ड रहना है। 15 नंबर क्वेश्चन,
15 नंबर सवाल भाई। हमारा उद्देश्य अभी यहां पर कुछ और है मिलने का ना। नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड ऑन और फाउंड ऑन, बताइए। नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है साइटान में, एक्सान में, डेंड्राइट में या साइनेप्स में? ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, नोड ऑफ रेनवियर साइटान में, एक्सान में, डेंड्राइट में या साइनेप्स में? आंसर आ रहा है बी। अरे चलिए, तो आप बोलेंगे सर जब एक न्यूरॉन का फिगर बना लेते हैं ऐसा कुछ होता है, ठीक। आप बोलेंगे सर इधर डेंड्राइट्स लगी हुई हैं, ठीक, इसे हमने बोल दिया डेंड्राइट्स। ये आपकी सर हो गई डेंड्राइट्स, ये सर डेंड्राइट्स हो गई, ये सर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस पोर्शन को हम लोग सेल बॉडी या साइटोन बोल देते हैं सर। यहां पर सर इस तरीके से माइलिन शीथ लगी हुई होती है और यहां पर सर एक्सॉन टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्शन है सर एक्सॉन टर्मिनल्स का, ठीक। यहां पर इस तरीके से सर माइलिन शीथ आपको देखने को मिलेगी। ये पोर्शन है एक्सॉन का सर, यहां पर ये आपकी माइलिन शीथ है सर, ये माइलिन शीथ है। यहीं पर आपको सर स्वान सेल भी देखने को मिलेगा और यहां पर ये वाला पोर्शन होता है सर नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर देखने को कहां मिला? तो आप बोलेंगे सर एक्सॉन वाले पोर्शन में। तो आंसर आपका बनेगा क्या सर? आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बनेगा बी। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा क्या सर? आंसर बनेगा बी। आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक। आंसर आपका क्या बनेगा सर? बी बनेगा। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी। 15 का आंसर बी। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल, इन यूकैरियोटिक सेल, आपसे बोल रहा है इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे, ठीक। ये कहां देखने को मिलेगा? अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इन रेफर टू एज 9+2। बताइए 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का कहां देखने को मिलता है? सिलिया में, फ्लैजेला में, बोथ में, ऑल ऑफ दीज में या नन ऑफ दीज में? बताइए भैया, बताइए। यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर सवाल भाई। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया, महबूब आलम ने जी ने आंसर डी दिया है। ऑप्शन पढ़ तो लो भाई। ऑल ऑफ दीज लिखा है, मतलब इनमें से सभी, मतलब ए बी सी डी ई सारे ऑप्शंस को कवर किया उसने। डी वाले ने सभी ऑप्शंस को कवर कर लिया, तो नन ऑफ दीज भी आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द एबव नहीं लिखा है, ऑल ऑफ दीज लिखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहां पर होगा सर बोथ। आंसर बोथ होगा, सिलिया और फ्लैजेला, ठीक। और यहां पर 9 क्या होता है? ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं सर। 9 डबलेट के फॉर्म में होता है सर, और 2 कैसे होते हैं सर? सिंगलेट के फॉर्म में होंगे। ये 2 जो है सर ये सिंगलेट के फॉर्म में होंगे। 9 डबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है और ये 2 जो होता है सर ये सिंगलेट के फॉर्म में होता है। ये पेरीफेरल, डबलेट जो है ये पेरीफेरल होता है। कैसा होगा? ये पेरीफेरल होगा सर, ये पेरीफेरल होगा। और सिंगलेट जो होगा ये सेंट्रल होगा। कैसा होगा? ये सेंट्रल टिब्यूल होगा, सेंट्रल टिब्यूल्स होंगे, और ये पेरीफेरल टिब्यूल्स होगा, ठीक। तो 9 डबलेट पेरीफेरल होता है और आपका 2 सिंगलेट होते हैं, ये सेंट्रल होते हैं। 2 सिंगलेट आपके सेंट्रल होते हैं। यहां पर नन ऑफ दीज लिखा है, दीज का मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज लिखा है, मतलब ई को भी इसने शामिल कर लिया। अगर एबव लिखा होता तो आप आंसर डी कर ले जाते। ये मतलब खूबसूरती है एग्जामिनर की कि वो ऐसा कुछ खेल आपके साथ करेगा, डिस्टर्ब करना उसका काम होता है, ठीक। तो आंसर आपका बनेगा सी। अगला सवाल,
अगला सवाल भाई, वही चीज है। यहां पर बताइए भाई, और जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। करीबन 38 या 40 के आसपास मुझे दिख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक्स कम दिख रहे हैं। हाँ, ओनली बहुत होगा। यहां पर भाई 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर सवाल। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे भाई। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द गोनाड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द गोनाड इज नोन एज, बताइए। जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया जवाब सबके आ रहे हैं सर, गैमिटोजेनेसिस। बहुत बढ़िया भाई, एग्जामिनर खतरनाक। हाँ, गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि आपसे गैमीट का फॉर्मेशन बोला है। आप बोलेंगे सर स्पर्म भी तो गैमीट है, ओवम भी तो गैमीट है, बट यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ गैमीट बोला है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें सर, तो आप बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, या स्पर्म का फॉर्मेशन, इसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर सर उगोनिया से ओवम या एग का बनना, इसे बोलेंगे सर oogenesis। और उत्पत्ति जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, तो इसको लेकर बहुत दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जेनेसिस का मतलब होगा भाई फॉर्मेशन। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा सी, आंसर आपका बनेगा सी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन, Which of the following statement is not true regarding cytochrome oxidase? अभी 3-4 दिन पहले मैं पढ़ाया हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहां पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में बहुत बढ़िया से बताया था। अब आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज मैंने बताया था, ये ऑक्सीडेज बताया था, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा भाई? टोटल 5 कॉम्प्लेक्स बताए थे, बताइए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। उसी के लिए पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। 18 का आंसर सी आ रहा है सबका, ओनली कॉपर बोल रहे हैं, इट कंटेन ओनली कॉपर। चलिए बताइए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा कंपोनेंट होता है? आप बोलेंगे सर कंपोनेंट नंबर 4 या कॉम्प्लेक्स 4। ये होता है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपका क्या होगा? NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होगा एटीएस में? आप बोलेंगे सर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सी की बात करें तो आप बोलेंगे सर साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, जिसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका आता है फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम AA3, इसी को साइटोक्रोम AA3 भी बोलते हैं हम लोग, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी से बोला जाता है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराता है सर ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन इसी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को क्या करता है? कैरी करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ये पूरा प्रोसेस समझाया हूं। तो यहां पर लिखा है इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है सर। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ये भी सही है सर। इट कंटेन ओनली कॉपर, नहीं भाई, यहां पर कॉपर और आयरन दोनों सेंटर देखने क्या मिलेंगे, कंटेन करेगा ये। तो यहां पर सी वाला ही आपका इनकरेक्ट है और डी आपका करेक्ट है। आपसे सर इनकरेक्ट ही तो पूछा है, और इनकरेक्ट आपका यहां पर है क्या? इनकरेक्ट आपका है सी, इनकरेक्ट आपका है सी, और ये चीजें मैं पढ़ाया हूं। इनकरेक्ट आपका होगा सी। ठीक, सर आपने एनसीईआरटी बैच कंप्लीट करा दिया TRE 4.0 TGT में? गुलिस्ता बानो जी, आप एक बार कॉल कर लीजिए इस नंबर पर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आप इस पर एक बार कॉल कर लीजिए गुलिस्ता बानो जी, वहां से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ठीक, चलिए भाई 19 नंबर सवाल, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज, बताइए
सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल। सेडिमेंट्री टाइप का बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा होगा यहां पर, बताइए, बताइएगा भैया, यहां पर बताइए। आंसर आ रहा है सर डी, सल्फर। सबका जवाब आ रहा है सर सल्फर। एक और एग्जांपल यहां पर होता है सेडिमेंट्री का, आप बोलेंगे सर फास्फोरस। फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस साइकिल कैसी होती हैं, सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल होंगी। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को सर आप बोल सकते हैं ये गैसियस होंगी, ये सर गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल होंगी, बायोजियोकेमिकल साइकिल होंगी, ठीक, बायोजियोकेमिकल साइकिल होंगी। बहुत बढ़िया, सेडिमेंट्री का एग्जांपल सल्फर और फास्फोरस हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आंसर आपका होगा डी। अगला सवाल, द सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय, बताइए यूकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनेल मूव करता है एक्टिन फिलामेंट ओनली, माइक्रोट्यूब्यूल ओनली, बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला। आपसे यूकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है सर, यूकैरियोटिक सेल की बात आपसे की जा रही है, जवाब दीजिए। यूकैरियोटिक सेल का जो सेल ऑर्गेनेल होगा वो कैसे मूव करता है, आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। जिनका भी जवाब सी आ रहा है भाई कि सर बोथ एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल, तो बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है यहां पर, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों का रोल होगा, दोनों का रोल होगा, ठीक। बताइए माइक्रोट्यूब्यूल बना किस प्रोटीन का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना हुआ होता है, आप बोलेंगे सर ट्यूबुलिन प्रोटीन, सर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, एक तरीके का क्या है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, साइटोस्केलेटन का पार्ट होगा। अगला सवाल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जेड टाइप, नॉन ऑफ दीज। वाटसन और क्रिक मॉडल जो है डीएनए का, ये किस टाइप के डीएनए के लिए दिया गया है भाई, ए टाइप वाले के लिए, बी टाइप के लिए, सी या जेड के लिए, बताइएगा। वाटसन और क्रिक साहब ने, बहुत बढ़िया नेहा तिवारी जी ने आंसर दिया भाई, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। वाटसन और क्रिक साहब ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो किस टाइप के डीएनए के लिए दिया था, आंसर आ रहा है सर बी, आंसर आ रहा है बी। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर बी, मतलब बी टाइप के डीएनए के लिए। चलिए भाई हमने बी टाइप कर लिया, बताइए ये राइट हैंडेड डीएनए होगा या लेफ्ट हैंडेड, ये राइट हैंडेड डीएनए होगा या लेफ्ट हैंडेड डीएनए होगा, सर राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, तो आप बोलेंगे सर राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए होगा, ठीक। और जेड टाइप एक डीएनए यहां पर और दिख रहा है सर, जेड टाइप, ये कैसा डीएनए होता है, ये राइट हैंडेड होता है कि लेफ्ट हैंडेड, बहुत बढ़िया, बताइए। आप यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एग्जाम्पल होगा, जेड टाइप वाला लेफ्ट हैंडेड डीएनए होगा। आप बताइए ये जेड टाइप वाला जो डीएनए है या जो जेड डीएनए है, इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय, बताइए भैया। जो जेड टाइप वाला डीएनए है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम बताइए, साइंटिस्ट का नाम बताइए भाई, साइंटिस्ट का नाम तो बताइए। आप बोलेंगे सर अलेक्जेंडर रिच, एक सेकेंड भाई, अलेक्जेंडर
रिच, अलेक्जेंडर रिच, अलेक्जेंडर रिच, अलेक्जेंडर रिच। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल भैया, द एलील ऑफ द एलील ऑफ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये भी सवाल मैं करा चुका हूं। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज, आपसे बोल रहा है एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, मतलब दोनों लक्षण या दोनों एलील खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। यह कथन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। 22 का आंसर आ रहा है सर सी। अरे भाई, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, तो इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलते हैं। पहले ही हिंट दे दिया है, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं होगी, तो इसी को प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलते हैं। इसी को सर प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल लॉ होता है। ये यूनिवर्सल लॉ होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता सर, ये यूनिवर्सल लॉ होता है। ठीक, यूनिवर्सल लॉ होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा सर बी, आंसर हो जाएगा बी। लिखा हुआ है डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, अगर ब्लेंडिंग ही नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो गैमेट्स कैसे होंगे? प्योर ही तो होंगे। प्योरिटी ऑफ गैमेट का यही तो स्टेटमेंट है। अगला सवाल, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नन, बोथ, या नन ऑफ दीज, बताइएगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय 50 सवाल है कुल मिला के, 50 क्वेश्चन है भाई। 23 पर आ गए हैं, मतलब 1 घंटे 57 मिनट में हम लोगों ने आधा खत्म कर लिया है, आधा और बचा हुआ है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए। आंसर सबका आ रहा है डी, बहुत बढ़िया। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय, तो टोटल 5 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। पहला है सर जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। सेकेंड है सर जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकेंड है सर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा है सर रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ है सर म्यूटेशन, और फिफ्थ है सर यहां पर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचों अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, ये पांचों मिलकर अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। में क्या डिफरेंस है? ए बी सी एंड ई ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? अरे भाई ये पता नहीं क्यों बना दिया है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, बट आप यहां पर आंसर डी करिए क्योंकि बोथ होगा, बोथ ऊपर के दो आप समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि वही दो मेन ऑप्शंस हैं, बाकी नन नन लिखा है तो परेशान नहीं होना है, तो आंसर आप डी कर लीजिएगा। नहीं तो यहां पर मैं कुछ और लिख दे रहा हूं भाई, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इसे हटा के मैंने लिख दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख दिया। अभी तो ऑप्शन सही हो गया ना, बोथ ए एंड बी से कर लीजिए, ए एंड बी कर लीजिए, आंसर अब शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक चलिए आप बताइए जेनेटिक ड्रिफ्ट को और क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर सेवल राइट इफेक्ट, ये स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है। अगला सवाल लेते हैं भैया, 24 नंबर क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक एंजाइम। ह्यूमन एडल्ट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? कौन सा एंजाइम नहीं होगा?
चलिए मैंने ठीक कर दिया भाई, उसे मैंने सही कर दिया है, ठीक है। बताइए ह्यूमन एडल्ट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा एंजाइम नहीं होगा? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। यहां पर भी स्पेलिंग करेक्शन है, यहां पर होना चाहिए रेनिन, ठीक, या ट्रिप्सिन। जवाब सबका आ रहा है सी, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है सी। रेनिन क्या होता है सर? ये इन्फेंट में पाया जाता है सर, इन्फेंट में पाया जाता है। ये करता क्या है? तो आप बोलेंगे सर केसीन प्रोटीन को, जो कि मिल्क प्रोटीन है, इसे ये कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, पैरा कैसिनेट में, ठीक। मिल्क प्रोटीन को, ये आपका मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। यहां पर आपका रेनिन वर्क करता है, साथ में कैल्शियम आयन काम करता है और बना देगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जिसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी हम बोल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोल सकते हैं। यहां पर जो स्पेलिंग दी गई है ये हार्मोन होता है सर, RENIN, ये हार्मोन होता है, किडनी से आने वाला एक हार्मोन होता है, ठीक। बहुत बढ़िया। आंसर आपका बनेगा क्या सर? आंसर आपका बन जाएगा सी, आंसर आपका बनेगा सी। अगला सवाल भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड ड्यूरिंग स्पीच? रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड ड्यूरिंग स्पीच, बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है? लिगामेंट, टेंडन, इंस्पायर्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर, या नन ऑफ दीज? हम जब इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, किस टाइम पर वोकल कार्ड आपका वाइब्रेट करता है? बताइएगा। यस सर, इसलिए लिखकर आंसर दिए थे। बहुत बढ़िया, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, एक्सपायर्ड एयर। ये सब पीवाईक्यू के सवाल हैं, कुछ लोगों ने सॉल्व किया भी है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो करिए। और एक जगह से नहीं उठाए जाते हैं, किसी एक एग्जाम के नहीं होते हैं। कुछ सवाल आपको दिखे होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। तो आंसर होगा एक्सपायर्ड एयर। जब हम हवा को, वायु को छोड़ते हैं, उस टाइम पर वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल, ह्यूमन हार्ट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ह्यूमन हार्ट इज, दिल का मामला है, आराम से जवाब दीजिएगा। न्यूरोजेनिक होगा, मायोजेनिक होगा, बोथ ए एंड बी होगा, वीनस होगा, या नन ऑफ दिस होगा? बताइए ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? हाँ बिल्कुल कराए होंगे। हाँ सर भी प्रैक्टिस कराते हैं ना, सिन्हा सर कराते हैं, जरूर आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे भाई। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है सर? जवाब सबका आ रहा है सर मायोजेनिक होता है, क्योंकि इसे किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू इसके पास होता है। कैसा होता है ये? ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू होगा सर, एक्साइटेबल टिश्यू इसके पास होगा, और ये खुद ही इंपल्स को जनरेट कर लेता है। किसके थ्रू? ऐसे नोड, ऐसे नोड भाई साहब होंगे, ये इंपल्स जनरेट करा लेते हैं 70 to 75 बीट पर मिनट का, ठीक। बताइए न्यूरोजेनिक हार्ट कहां देखने को मिलेगा और वीनस हार्ट कहां देखने को मिलेगा? न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट और वीनस हार्ट कहां देखने को मिलेगा? बताइए भैया। वीनस हार्ट बता दिया है स्वाति जी ने, किस सर? चलिए फीसेस में आपको वीनस हार्ट देखने को मिलेगा। न्यूरोजेनिक हार्ट आप बोलेंगे सर आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में। सर आर्थ्रोपोड्स में एंड एनेलिड्स में सर न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगला हम लोग देख लेते हैं भैया 27, इसको मैच कराइए। 27 नंबर क्वेश्चन भाई, कॉलम आपसे बोल रहा है मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम ए एंड ए विद द दैट इन कॉलम बी। इधर कॉलम ए है जहां पर लिखा हुआ है क्या? वाइटमिन खनिज लिखा हुआ है भाई, और यहां पर डिफिशियंसी डिजीज लिखी हुई है बी में।
ठीक है, यहां पर डिफिशियंसी डिजीज है, बताइएगा। इधर वाइटमिन्स का नाम दिया गया है, इधर डिफिशियंसी विकार का नाम दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा भाई? आप बोलेंगे सर इन्हें मैच करा दिया हमने लॉस ऑफ विजन से, विटामिन बी की कमी से। आप बोलेंगे सर बेरी बेरी की तरफ अपना इशारा जाना चाहिए। विटामिन सी सर स्कर्वी, और आयरन की बात अगर हम लोग कर ले भाई तो आयरन एनीमिया, किसके लिए? एनीमिया के लिए। तो अगर मैच कराएं सर तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। A4B5 कहां दिख रहा है भाई? A4 ए का 4 है भाई, और बी का 5 है, सी का 3rd है, एंड डी का 1st है। आंसर आपका बन रहा है बी। आंसर आपका क्या बन रहा है सर? बी बन रहा है। आंसर आपका बी बन रहा है। आंसर बी बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये सीटेट का भी क्वेश्चन है कनक जी, अच्छा आपने सॉल्व किया होगा। चलिए भाई अच्छी बात है। अगला सवाल, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवन, इधर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैच कराइए। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं भाई। एल्गी का एग्जाम्पल कौन होगा? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन होगा? फंजाई का एग्जाम्पल कौन होगा? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल कौन होगा? आपसे बोल रहा है मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दैट ऑफ कॉलम सेकेंड। एल्गी का एग्जाम्पल बताइए। आप बोलेंगे सर क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है, ठीक। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा? आपने मैच कराया 5th वाले से, लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाता है। फंजाई का एग्जाम्पल एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर से कौन सा एसिड? बताइएगा, एस्परजिलस नाइजर से कौन सा एसिड मिलेगा? और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या होगा सर? आप बोलेंगे सर अमीबा। हो जाएगा आंसर यहाँ पे अमीबा, ठीक। तो यहां पर अगर हम मैच कराएं तो ए का 1st, बी का 5th, ए 1st बी 5th भाई, सी का 4th एंड डी का 2nd। आंसर आपको मिल रहा होगा यहां पर, आंसर आपको मिल रहा होगा ए वाला। आंसर आपको मिला होगा ए वाला। आंसर क्या है भैया? ए वाला। 28 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपको मिला है ए वाला, बहुत बढ़िया। हाँ, सिट्रिक एसिड। चलिए, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड आपको मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ए वाला ही होगा। ओमिक्रॉन क्या होता है सर? यहां पर एक और ऑप्शन लिखा है ओमिक्रॉन, ये क्या है? ओमिक्रॉन किसका एग्जाम्पल है? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है सर। ओमिक्रॉन किसका एग्जाम्पल है भाई? ओमिक्रॉन किसका एग्जाम्पल है? ओमिक्रॉन बताइए किसका एग्जाम्पल है? ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ओमिक्रॉन के बारे में बताइए भैया, किसका एग्जाम्पल है? ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओमिक्रॉन। बहुत बढ़िया, वायरस है, वायरस है भाई। एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, आपने सुना होगा। एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, तो आप लिख लेंगे सर ये वायरस है। क्या है? वायरस है, ठीक। हाँ, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट था, ये हम लोगों ने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। चलिए अगला सवाल, 29 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी और ईएमआरएस के लिए एप्लीकेबल है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये सवाल सिर्फ 5 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, एनवीएस, केवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी, बीपीएससी और ईएमआरएस, इसलिए परेशान मत होइएगा। इसका जवाब दीजिए भाई। आप बोलेंगे सर फसल काटना और थ्रेसिंग वोसिंग की बात हो रही है, क्रॉप रोटेशन, ड्रिप सिस्टम की बात हो रही है, मैच कराइए, जवाब दीजिए। इस सवाल का यूपीटीजीटी पीजीटी से कोई संबंध नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। आप बोलेंगे सर हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन, तो आपने क्या किया सर? ए को मैच कराया 3rd से। थ्रेशिंग, दावना जिसे या गहना बोलते हैं, ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम, तो यहां पर सीड को सेपरेट कर लिया हमने, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, डिफरेंट क्रॉप को अल्टरनेट ग्रो कराना। और ड्रिप सिस्टम सर, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। तो यहां पर अब हम मैच करा के देखते हैं भाई। ए का 3rd है, बी का 4th है, ए 3rd, बी 4th,
ए थर्ड, बी फोर्थ, आपका सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। आंसर आपको मिल रहा होगा सी वाला। आंसर आपको मिल रहा होगा सर सी वाला। आंसर मिल रहा है सी वाला। सुधा ठाकुर, ये सवाल सीटेट का है ना सर? अरे मुझे याद नहीं है, मैं पीवाईक्यू है मुझे ये पता है, और आपके बीपीएससी के लिए बहुत इफेक्टिव है ये पता है। अब प्रॉपर मेरे को ध्यान में नहीं है कि सीटेट का है कहाँ का है भाई। पीवाईक्यू की बुक होती है, वहां से चीजें उठाई जाती हैं। हम अपने से तो बैठ के लिखते नहीं है सवाल को, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो इस पर अगर मैं फेंकूं कि नहीं नहीं मैंने बनाया है, तो फिर वो तो गलत बात होगी ना। ठीक, तो आंसर यहां पर बनेगा भाई आपका, आंसर बनेगा सी। आंसर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। चलिए अगला सवाल। व्हेन ह्यूमन व्हेन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, inhale oxygen during respiration, which of the following movement does not takes place? जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? द एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नॉस्ट्रिल, नथुनों से हवा अंदर ली जाती है। रिप्स मूव आउट, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। लंग एक्सपेंड करेगा। बताइएगा होगा क्या यहां पर? चलिए यहां पर जवाब दीजिए भाई, यहां पर जवाब दीजिए। बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए। जवाब आ रहा है सी भी आ रहा है, डी भी जवाब आ रहा है लोगों का। देख लेते हैं भाई, सी भी जवाब आ रहा है, डी भी कुछ लोगों का जवाब आया है क्या? चलिए कोई बात नहीं है। अरे भाई जब हम, आप नॉर्मली मेरे को देखकर समझो, सांस अंदर ली मैंने तो डायफ्राम ऊपर आएगा क्या? डायफ्राम भी तो नीचे जाएगा ना सर। जैसे ही आपका लंग एक्सपेंड करेगा डायफ्राम भी नीचे की ओर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो यहां पर डायफ्राम मूव अप, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। ठीक, लंग का एक्सपेंशन होगा भाई, एयर जाएगी तो लंग फैलेगा। रिप्स मूव आउट, बाहर की ओर रिप्स जाएंगी। और एयर क्या होगा? नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाएगा। तो डायफ्राम मूव अप, ऊपर की तरफ डायफ्राम थोड़ी आता है। ठीक, नहीं पूछा है ना आपसे, डज नॉट टेक्स प्लेस। तो डायफ्राम कभी भी ऊपर की तरफ थोड़ी आएगा, वो तो फ्लैट होगा ना, नीचे की ओर जाएगा उस पर जब दबाव बनेगा तो। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल भाई, लॉजिकली थोड़ा सा सोच के जवाब दिया करिए, चीजें होंगी भाई क्लियर होंगी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। जाइलम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इट इज अ टिश्यू, इट इज अ पाइप लाइक वेसल, इट ट्रांसपोर्ट फूड। यहां पर फूड नहीं है भैया, फूड है। यहां पर फूड मैं कर दे रहा हूं, फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट, अदर पार्ट्स। ठीक, यहां पर आपसे बोल रहा है ट्रांसपायरेशन प्रोड्यूस सक्शन पुल इन इट। चलिए नन ऑफ दिस बताइए, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जाइलम के लिए? जाइलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताइए भैया। आंसर सबका सी आ रहा है, आंसर आ रहा है सी। कारण क्या है? क्योंकि ये फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं कराता सर। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करा सकता है, बट सर फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं कराता। जाइलम यूनिडायरेक्शनल क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कराएगा वाटर का और मिनरल का, और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराता है। ये काम होता है फ्लोएम भाई साहब का। सर टिश्यू होता है, बिल्कुल टिश्यू होता है। पाइप लाइक वेसल्स भी पाई जाएंगी। ट्रांसपरेशन प्रोड्यूस्ड सक्शन पुल इन इट, तो बिल्कुल ट्रांसपरेशन पुल भी काज करेगा। मेनली ट्रैकरी एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर होगा। तो आंसर तो आपका यहां पर इनकरेक्ट कौन सा होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। वाटर के साथ मिनरल हो सकता है सर। ठीक, यहां पर जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरी। धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। आर्टरी आर ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एट हाई प्रेशर। सेकेंड पढ़ते हैं, टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम
द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट, द आर्टरी हैव वाल्व, बोल रहा है कि आर्टरी में वाल्व पाया जाता है, द वॉल ऑफ द आर्टरी आर कंपैरेटिवली थिन, द करेक्ट स्टेटमेंट आर। यहां आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, जवाब दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, कुछ सवाल बहुत बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, हालांकि 360 पे दिख तो रहा है, हम भी अपने फोन में देख रहे हैं भैया, 360 पे दिख तो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन एक आध सवाल पे कर लीजिए। यहां पर बताइए भाई 32 का जवाब क्या आ रहा है सबका, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से पढ़िएगा सब। मैंने आपसे बोला, आपसे बोल रहा है आर्टरी आर ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजन, बिल्कुल सारी की सारी आर्टरी जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। देन रिच इन ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्या करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं एट हाई प्रेशर, ए वाला करेक्ट है। बी वाले की बात करें तो भाई आर्टरी में वाल्व नहीं होता, हैव वाल्व लिखा है, वाल्व एब्सेंट होता है आर्टरी में भाई, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है, ठीक, वाल्व आपका वेन में देखने को मिलता है। द वॉल ऑफ आर्टरी कंपैरेटिवली थिन, थिन नहीं होता भैया, आर्टरी का वाल थिक होता है, क्योंकि थिक नहीं होगा, थिन होगा तो हाई प्रेशर अगर रहेगा तो फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, तो ये वाल थिक होता है। तो सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो आंसर करेक्ट होगा ओनली फर्स्ट, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उमा शुक्ला पल्मोनरी तो एक्सेप्शन में इंक्लूड नहीं किया, तो एक्सेप्शन है, हमको पता तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर हम अनभिज्ञ हैं उन चीजों से, बिल्कुल, और बताया नहीं है तो उसने डिनाई भी तो नहीं किया है ना यहाँ पे, ठीक, तो ए वाला आपका करेक्ट है, बाकी बी और सी मतलब सेकेंड और थर्ड वाला आपका गलत है, क्योंकि वाल्व यहाँ पर एब्सेंट होता है और यहाँ पर थिक होता है वाल्व, थिन नहीं होता, ठीक है। हाँ, आंसर आपका बनेगा ओनली ए, आंसर आपका होगा ओनली ए या ओनली फर्स्ट। यहां पर बताइए कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, पौधों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ब्रॉड एंड फ्लैट लीव, पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट, फोटोसिंथेटिक कैरीड आउट बाय स्टेम, रूट गोइंग वेरी डीप, वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, कोन शेप प्लांट with sloping branches, the characteristic normally found in desert plant are, डेजर्ट प्लांट में इन पांचों में से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं बताइए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं वो बताइए, बताइए भैया, डेजर्ट प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, 5 कैरेक्टर आपके सामने लिखे गए हैं, 5 ऑप्शन भी बनाए गए हैं। थर्टी थ्री का जवाब दीजिए, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, कचूमर निकालने वाला क्वेश्चन है ये सब तो। 33 नंबर क्वेश्चन भाई, 33 नंबर क्वेश्चन, आंसर बी आ गया है नेहा जी का, नेहा जी का आंसर बी आया है, आइए देखते हैं भैया। आपसे बोल रहा है ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, डेजर्ट प्लांट की बात कर रहा है आपसे, तो ये भाई साहब तो गए, ठीक, फोटोसिंथेटिक कैरीड आउट बाय स्टेम, बिल्कुल स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है प्लांट, डेजर्ट प्लांट में। रूट गोइंग वेरी डीप, हाँ रूट डीप जाएंगी भाई, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी होती है, पानी की तलाश में रूट जाएगी डीप, बिल्कुल ठीक है। वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल भाई, लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए ही तो यहाँ पर फ्लैट लीव नहीं होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर उससे बढ़ेगा। कोन शेप्ड प्लांट विद स्लोपिंग ब्रांचेस, ये भी नहीं होगा भैया, तो डेजर्ट के लिए तो 3 ही चीजें सही लग रही हैं, फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय स्टेम, रूट गोइंग वेरी डीप, वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर। आइए चेक करते हैं, 1 2 4 5, 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4, आंसर आपका बन रहा है यहां पर बी,
आंसर मेरे हिसाब से बन रहा है बी, आप लोग बताइए भैया। आंसर तो बन रहा है बी। हाँ बिल्कुल, इससे सिंपल तो उम्मीद भी मत करिए ना। एग्जामिनर वो आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, वो बेरहम होगा। वो ऐसे थोड़ी डाल देगा आपकी झोली में नौकरी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब चाहे कचूमर निकले, चाहे पसीना छूटे। ठीक है, चलिए आंसर बनेगा बी भैया। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं जानबूझकर ये सब लाता हूं क्योंकि सर स्टेट का फॉर्म कब तक रहेगा, अभी मेरे को आइडिया नहीं इसका प्रॉपर भाई। ठीक है ना, न्यूज से रिलेटेड जानकारी सुबह दी जाती है, सुचित सर देते हैं। बिल्कुल, देखिए युद्ध की तैयारी जो होती है वो ऐसी ही होती है। युद्ध की तैयारी में एक स्टेटमेंट है कि युद्ध की तैयारी में इतना पसीना बहा लीजिए कि युद्ध के दौरान कम से कम खून बहाने की जरूरत पड़े। तो ये युद्ध की तैयारी है, तो यहाँ पसीना कुछ ज्यादा बहेगा भाई। इसी कारण से जब आप मैदान में उतरेंगे युद्ध के दौरान तो वहां खून कम बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना कर सकते हैं आप करिए, ट्राई करने में कोई हर्ज तो है नहीं, कोई बुराई तो है नहीं भाई। तो देखिए यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल। बिल्कुल भाई, रेडिएंट एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज्ड, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल ठीक है भाई। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड, CO2 रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती, रिलीज होती है। तो थर्ड वाला गलत हो गया आपका। उसके बाद इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, CO2 इज कंज्यूम्ड। बिल्कुल सही है सर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट, नहीं भैया, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए आपको लाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लाइट चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट दिख रहा है सर, ढूंढ लेते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा सर डी करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। यहां पर 34 का आंसर होगा सर डी, 34 का आंसर होगा डी, 34 का आंसर होगा डी। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल, आप लोग भी सोचते होंगे इतना बड़ा बड़ा सवाल क्यों करा रहे हैं। करा रहे हैं क्योंकि आया है और आएगा, ये भी मुझे पता है। पैटर्न हर बार बदला है, क्वेश्चंस के लेवल में उतार चढ़ाव आए हैं, इस बार भी कुछ न कुछ होगा और खतरनाक होगा। कंसिडर द स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्मॉल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज लार्ज इंटेस्टाइन की साइज की अपेक्षा कम होती है? अरे भाई गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर के आसपास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर के आसपास होता है। तो पहला तो गलत है ना। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ये सही है। लीवर से आपका आएगा, लीवर और बाइल डक्ट कनेक्ट होकर कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं, जिसे डक्टस कोलिड्यूकस बोलते हैं। उसके थ्रू बाइल का सिक्रीशन आता है और पैनक्रियाज से आपका मेन पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा। तो यहां पर तो सेकंड वाला करेक्ट लग रहा है सर। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सिक्रीट बाइल जूस, सही है सर, थर्ड भी ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन फैट एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अरे भाई, पैनक्रियाटिक जूस नहीं काम करता, पैनक्रियाटिक जूस के पहले फैट के ऊपर काम कौन करता है? तो आप बोलेंगे सर बाइल जूस काम करता है, जो कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के माइसेल में कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड, और सेकेंड और थर्ड आपको दिख रहा है बी वाले में, सेकेंड और थर्ड आपको दिख रहा है सर बी वाले में। आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा भैया? बी। 35 का आंसर होगा बी, 35 का आंसर होगा
बी। अगला सवाल 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन यहां पर बताइए, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दैट द कॉलम सेकेंड, पेनिसिलिन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, फर्मेंटेशन, बैसिलस एंथ्रेसिस। रॉबर्ट कोच, ग्रेगर मेंडल, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। बताइएगा। बफरिंग हो रही है जी, बिल्कुल। यहां पर बताइए भैया, आप बोलेंगे सर पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन से कौन रिलेट कर पा रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर। ठीक। फर्मेंटेशन अभी मैं पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि क्रुकसैंक और एक लुइस पास्चर करके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में रॉबर्ट कोच साहब ने। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर सर अगर मैच कराएं, हम मैच कराते हैं तो ए का फोर्थ है, बी का फिफ्थ है, ए फोर्थ बी फिफ्थ, सी का सर है थर्ड, ए फोर्थ बी फिफ्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। आंसर हो रहा है सर आपका ए। आंसर हो रहा है क्या, ए। आंसर आपका हो रहा है ए। 36 का आंसर आया आपका ए। बहुत बढ़िया, 36 का आंसर ए। बी कहां से आ गया भैया, बी कहां से आएगा, बी कहां से होगा, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, ए का फोर्थ, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर साहब, फर्मेंटेशन क्रुकसैंक और पास्चर ने बताया था, तो सी का थर्ड, बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में रॉबर्ट कोच साहब। तो आंसर तो आपका क्या बन रहा है, आंसर तो ए ही आ रहा है ना, आंसर तो ए ही आएगा भैया, आंसर ए ही आना चाहिए। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। बताइए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश हुई थी, लिखा किसने था, किसने लिखा था भाई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बताइए कब पब्लिश हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हाँ यहां पर आंसर होगा 1859, 1859। बहुत बढ़िया, डी आंसर आपका होगा करेक्ट। हाँ, सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी, पेनिसिलिन। खोज कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया था, बिल्कुल भाई। 37 का डी। यहां पर बताइए, ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की, ईजी बाल्बियानी, जेएम मिचिसन, आर1 हर्टविग, या आपका डेनियल मैजिड। बताइए किसने पॉलीटीन क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। हाँ, बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन, बुक का पूरा नाम है भाई। यहां पर बताइए, बहुत बढ़िया, 38 का आंसर आ रहा है ए, कि सर बाल्बियानी साहब ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल किया था। कहां से किया था भाई, कहां से किया था, पॉलीटीन क्रोमोसोम को उन्होंने कहां पर देखा, लार्वा का नाम बताइए, कहां पर देखा था, उस लार्वा का नाम बताइए भाई, बताइएगा। आप बोलेंगे सर चीरोनोमस लार्वा, चीरोनोमस लार्वा, यहां पर लिख सकते हैं सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ चीरोनोमस लार्वा में उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा था। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। चलिए अगला सवाल, समटाइम्स अ सिंगल जीन, ये अच्छा है कि समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है। कोई सिंगल जीन है और ढेर सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इफेक्ट को शो करा रहा है, सर इसे क्या बोलेंगे। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है पॉलीट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी, होमोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए भाई, नन ऑफ दीज। 39 का आंसर आ रहा है बी, सर इसे बोलेंगे प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। मतलब एक जीन
कंट्रोल करे ढेर सारे कैरेक्टर्स को, मोर देन वन कैरेक्टर को, तो इसे प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। मोर देन टू जीन कंट्रोल करे एक कैरेक्टर को तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। मोर देन टू एलील अगर कंट्रोल करे एक कैरेक्टर को तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। यहां पर आंसर आपका बेशक होगा प्लियोट्रॉपी। सबका जवाब सही आया है भाई, प्लियोट्रॉपी ही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन, passing of like qualities from one generation to next is the definition of which of the following? बताइए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास होना सर क्या कहलाता है? वेरिएशन, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। नन ऑफ दीज। कैरेक्टर है भाई, ये फर्स्ट जनरेशन है और ये नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है। वहां से कैरेक्टर यहां पर आया, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे भाई? बहुत बढ़िया, हेरेडिटी बोलेंगे। इसे बोलेंगे सर हेरेडिटी, इसे आनुवंशिकी बोलेंगे। ठीक, इसे सर बोल देंगे हेरेडिटी। कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना सर हेरिडिटी है। यहां पर जो प्रोसेस होगी सर, यहां पर जो प्रोसेस होगी इसे इनहेरिटेंस बोलेंगे, इसे सर इनहेरिटेंस बोलेंगे। ये कैरेक्टर्स किस प्रोसेस के थ्रू यहां जाएंगे उसे इनहेरिटेंस बोलेंगे। जब मैं जेनेटिक्स शुरू किया था तो मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी, और बाई प्रोसेस विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो प्रोसेस होगी सर, जो प्रोसेस होगी उसे इनहेरिटेंस बोलेंगे। यहां से यहां जाने में जो प्रोसेस हुई उसे इनहेरिटेंस बोलेंगे, और ये जो प्रक्रिया है इसे बोल देंगे सर हेरिडिटी। 50 सवाल हैं, 10 सवाल और बचा हुआ है भैया। 50 सवाल हैं, 10 और बचा है। 41 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते हैं भैया। इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, विकास का सर्वोत्तम परिभाषा है एक्विजिशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर। भाई हम जैसा चाहें वैसा कैरेक्टर हमको मिल जाए, तो क्या अगर मैं चाहूं कि मेरे सींग निकल आए, दांत बड़े बड़े हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, तो क्या ये इवोल्यूशन है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संतानें हो भाई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो, अस्तित्व की लड़ाई चल रही हो, लाइक बीगेट लाइक, मतलब जैसे को तैसा। अगर गधे का बच्चा है तो गधे से गधे का ही बच्चा होगा भाई, गधे को गधे जैसी ही प्रोजेनी होगी, हाथी को हाथी जैसी, तो ये इसे बोलेंगे लाइक बीगेट लाइक। ठीक, तो यहां पर आंसर बताइए क्या होगा सर? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कुछ लोगों का आंसर आ रहा है भाई, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है बी। डार्विन साहब ने कुछ की कंसेप्ट बताए थे, की कंसेप्ट बताए थे डार्विन साहब ने, 2 की कंसेप्ट थे। पहला क्या था? आप बोलेंगे सर पहला हो जाएगा आपका ब्रांचिंग डिसेंट, पहला उन्होंने बताया था ब्रांचिंग डिसेंट, और सेकंड था नेचुरल सिलेक्शन। यही 2 की कंसेप्ट बताया था उन्होंने। ठीक, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, यही 2 की कंसेप्ट डार्विन साहब ने बताया था। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संतानें, बिल्कुल भाई इवोल्यूशन को बेस्ट डिफाइंड कर रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल, सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन अकर्स इन, बताइए प्रोथाम्बिन की सिंथेसिस कहां पर होती है सर? प्रोथाम्बिन का संश्लेषण होता है ब्लड प्लेटलेट में, ब्लड प्लाज्मा में, लीवर में, या बोन मारो में, या बोन मारो में सर, या बोन मारो में। हाँ, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। यहां पर जवाब दीजिए, प्रोथाम्बिन का कहां पर होगा सिंथेसिस भाई? 42 का आंसर सी आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब ए भी आया है, मैं देख पा रहा हूं यहां पर। तो देखिए प्रोथाम्बिन का सिंथेसिस होता है लीवर में भैया, कहां पर? लीवर में होता है, और इसके लिए विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है, विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है प्रोथाम्बिन के सिंथेसिस के लिए। तो ये याद रखिएगा, लीवर में होता है सिंथेसिस, लीवर में सिंथेसिस होती है, ब्लड प्लेटलेट में नहीं होता।
लीवर में सिंथेसिस होता है भैया, प्रोथाम्बिन की सिंथेसिस लीवर में होती है, लीवर का फंक्शन ही है। ठीक, अगला सवाल, रिस्पायरेटरी क्वेटेंट, रिस्पायरेटरी क्वेटेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, बताइए। ये मैं अभी पढ़ाया हूं 2-3 क्लास पहले। रिस्पायरेटरी क्वेटेंट भैया, रिस्पायरेटरी क्वेटेंट, रिस्पायरेटरी क्वेटेंट इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू CO2 रिलीज्ड, CO2 रिलीज्ड बाई O2 कंज्यूम, O2 कंज्यूम्ड। इसका जो रेशियो होता है, CO2 रिलीज्ड बाई O2 कंज्यूम्ड का जो रेशियो है, इसी को सर रिस्पायरेटरी क्वेटेंट बोलते हैं, श्वसन भागफल या गुणांक बोलते हैं, श्वसन भागफल या गुणांक बोलते हैं हिंदी में। तो बताइए ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का भैया आप बोलेंगे सर मोर देन वन, मोर देन वन होगा, ये मैं बताया था उस दिन। लेस देन वन इज इक्वल टू वन, मोर देन वन, एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बताया, इनफाइनाइट, ये सारी चीजें बताई थी और लिख के 5 पॉइंट में बताया था। फैट का 0.7 होगा, अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाए 0.9 होगा, कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए यूनिटी होगा 1 होगा, ये सारी चीजें मैं बताया था आपको। तो यहां पर आंसर आप कर जाएंगे सर मोर देन 1। ठीक, अगला सवाल, परकिंजे फाइबर आर फाउंड इन, परकिंजे फाइबर कहां पर पाए जाएंगे? परकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, नन ऑफ दिस। परकिंजे फाइबर कहां पर पाए जाते हैं भैया? परकिंजे फाइबर कहां पर पाए जाते हैं? परकिंजे फाइबर, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, परकिंजे फाइबर भाई। सबका जवाब आ रहा है सर हार्ट, हार्ट हृदय में, बहुत बढ़िया, हृदय में पाए जाते हैं, वेंट्रिकल के रीजन में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक, वेंट्रिकल के रीजन में देखने को मिलेंगे। ये गलत नहीं होगा किसी का, मुझे पता है। परकिंजे सेल ब्रेन में, उमा जी ने बोल दिया है कि ब्रेन में होता है। मैं परकिंजे फाइबर पूछ रहा हूं भैया। चलिए अगला सवाल, यहां पर बताइए, अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द, बताइए 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा कहां पर पुनः अवशोषित होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैं परकिंजे फाइबर पूछा हूं भाई, जवाब सेल का आप लोग दे देते हैं, पूछते कुछ और हैं बताते कुछ और हैं। बहुत बढ़िया, पीसीटी, पीसीटी, अच्छा इसे कराया गया है। चलिए भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यह बताइए डीसीटी में क्या होता है? आप बोलेंगे सर यहां पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। क्यों सर? यहां पर डीसीटी पर वर्क करते हैं एल्डोस्टेरॉन, यहां पर सर एल्डोस्टेरॉन काम करते हैं, यहीं पर सर एडीएच भाई साहब भी काम करते हैं। तो ये दो हार्मोन्स यहां पर वर्क करते हैं और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं। इसका मतलब यहां पर कंडीशनली रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन आपका डीसीटी के रीजन में होगा। होशियार बन ट्राई करते हैं लोग सर, बहुत बढ़िया। और अगर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात की जाए तो ये वाटर के लिए परमियाबल होगा, वाटर के लिए तो परमियाबल होगा भाई, साल्ट के लिए इम्परमियाबल होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये वाटर के लिए इम्परमियाबल होगा, साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमियाबल होगा। यहाँ भाई गलत और सही का निशान है परमियाबिलिटी से, ठीक है, परमियाबिलिटी से है। चलिए अगला सवाल, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए। 46 नंबर क्वेश्चन, बताइए ट्यूब्यूल कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉल्ड, कॉल्ड एज। जीव द्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका को दो सिस्टर्नी
को जोड़ने वाली नलिका को कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई, इसको ऊपर जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप एबीसी में बताइए कौन होगा, एबीसी में बताइए कौन होगा, यहां पर बताइए। बहुत बढ़िया, डेस्मोट्यूब्यूल, ये भी पढ़ाया हूं, जिस टाइम पर प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ा रहा था तो बताया था। डेस्मोट्यूब्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल जो होता है इसी को डेस्मोट्यूब्यूल बोला जाता है। बहुत बढ़िया, डेस्मोट्यूब्यूल, आंसर आपका बी होगा। यहां पर कोई की कंसेप्ट नहीं है, इसलिए याद रखने की जरूरत पड़ेगी, याद रखने की जरूरत पड़ेगी भाई, तो परेशान नहीं होना है। अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं, 47 नंबर। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, सिक्रीटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है सर्टोली सेल से, लेडिंग सेल से, फॉलिकल सेल से, नन ऑफ दिस। फिर यहां पर थोड़ा सा डी में अंतर है, बट आप एबीसी में अपना जवाब दीजिए। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन कहां से सिक्रीट होगा? उसी से किए हैं सर। चलिए स्वाति जी बोल रहे हैं उसी से किए हैं सर, अच्छी बात है। यहां पर जवाब दीजिए आप लोग यार मेरा पंचलाइन मेरे पर यूज करते हो आप लोग, बताओ। ठीक है, मैं सोचता हूँ हड़काऊंगा, बीच बीच में कुछ बचा के रखता हूँ, आप लोग खुद ही छोड़ देते हो। जवाब आ रहा है सर लेडिक सेल, लेडिक सेल। बहुत बढ़िया, इसी को सर बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इसी को सर इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ठीक, इसी को सर इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जहां से एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, और एंड्रोजन होगा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन होगा। ठीक, हाँ कल बताया था, मैं बता दिया था। सर्टोली सेल क्या करेगा? ये डेवलप, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा भाई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसे? डेवलपिंग, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटोजोआ को, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। इसे कौन सा सेल? सर्टोली सेल आपका। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा बी। बहुत बढ़िया, सब आपके ही स्टूडेंट हैं सर, बिल्कुल। यहां पर बताइए 48 नंबर क्वेश्चन। कल तो जुलाजी में सब कल्याणपुरी घूम गया। अच्छा चलिए यहां पर जवाब दीजिए। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फंक्शनल मैचुरेशन कहां पर होता है? मैचुरेशन कहां पर होगा सर? इपीडायडमिस में, वास्ट डिफरेंस में, प्रोस्टेट में, बताइए कहां पर होगा? फंक्शनल मैचुरेशन कहां पर होगा स्पर्मेटोजोआ का? स्पर्मेटोजोआ का सर फंक्शनल मैचुरेशन कहां पर होगा? 48 का आंसर आ रहा है सर, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। अरे भाई अच्छा, यहां पर आंसर होगा सर इपीडायडमिस, इपीडायडमिस में फंक्शनल मैचुरेशन होगा भैया। टेम्पररी यहां पर स्टोरेज भी होगा स्पर्म का, और फंक्शनल मैचुरेशन होगा। ठीक, फंक्शनल मैचुरेशन होगा। हाँ तो सर का एक अलग ही अंदाज है पढ़ाने का, मजा आ जाता है भाई, हम भी देखते हैं कभी कभी। ठीक, आंसर आपका हो जाएगा सर यहाँ पर ए। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन। वास्ट डिफरेंस नहीं होगा, इपीडायडमिस होगा, इपीडायडमिस आंसर होना चाहिए आपका। अगला सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन फाउंड इन विच एल्गी, बताइए। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई शैवाल में किस में पाया जाता है? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस, बताइए। क्या क्वेश्चन बोल रहा में, चलिए यहां पर जवाब दीजिए। 49 का सबका आंसर आया सर साइनोफाइटा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफाइटा में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे बताइए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं, आंसर तो आपका पता चल गया, साइनोफाइटा या साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा? आप बोलेंगे सर क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा, बताइए। फियोफाइसी में कौन सा होगा?
बताइए फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आप बोलेंगे सर रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है। फियोफाइसी में सर आपका क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल सी होगा। यहां पर सर फियोफाइसी में आपको देखने को मिलेगा फ्यूकोजैंथिन, और यहां पर सर देखने को मिलेगा आर फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन, ठीक, आर फाइको इरिथ्रिन। चलिए आंसर यहां पर आपका बनाइए, ये रहा आपका होमवर्क, इसे आपको करना है और इसका जवाब सबको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका है सर होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है, हर किसी को जवाब देना है, जितने लोग जुड़े हैं सबको जवाब देना है। ये भाई साहब आपके क्या हैं, होमवर्क हैं, ये आपका है सर होमवर्क, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलिए यहां तक किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए भैया। आज जो प्रैक्टिस हम लोगों ने की आनंद आया कि नहीं? यहां पर 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब सबको कमेंट बॉक्स में देना है, सबको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब ये होमवर्क है, नहीं सबको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। होमवर्क को मतलब कमेंट बॉक्स में ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। कुछ बैच से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई, काम की भी बात कर लेते हैं, जिससे अपना भी धंधा पानी खर्चा चलता रहे, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए भाई हमारा बैच चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का। तो हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें आपको केमिस्ट्री महेश सर, आकाश सर आपके बायोलॉजी और मुस्तफ़ा सर आपके फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे। अगर किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, बताइएगा। किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो भैया, नहीं तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में और कल हम लोग सॉल्व करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन पेपर, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ठीक। कल हम लोग देखेंगे भाई बीपीएससी टीआरई 2.0 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पेपर सोल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके पहले पिछली कल वाली क्लास में, मतलब जो कल बीत गया, उसमें हम लोगों ने 1.0 का सोल्यूशन किया है, चीजों को सॉल्व किया है। तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है भाई। आप आपके पास जो आपकी बेस बुक है, जो रेफरेंस बुक्स हैं, उसको आप पढ़िए अपने से। अदरवाइज आप टीचर से जुड़ोगे तो वो तैयारी कराएगा, उसको पता है कैसे तैयारी करानी है, ठीक है। चलिए उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का सर पर है, टाइम लॉस करना मेरा कभी उद्देश्य भी नहीं होता है। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको फ़ायदा हो सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ऐप टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। जो सच है मैंने वही बताया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। तैयारी आपको भी पता है सर कैसे करनी है, आपको भी पता है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।